Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. In the last section we had started excretory system and we had studied about the normal structure of kidney, normal anatomy of kidney and the structure of nephron and its parts and the functions of various part of nephron. So we had discussed everything. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किडनी की नॉर्मल एनाटॉमी, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर एंड उसके वेरियस पार्ट के फंक्शंस हम लोगों ने पूरे देख लिए थे। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन इट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ urine formation, okay, and the role of counter current mechanism in the process of urine formation। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक्स चीज़ें क्या है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ओके, एंड द रोल ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है हमारा। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है? 800 to 2000 milliliter per day, okay, this is the normal urine output. If we talk about the average urine output per day, that is 1.5 milliliter per day, sorry 1.5 liter per day। तो ये एवरेज यूरिन आउटपुट है। अगर नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात करें 800 से 2000 मिलीलीटर, मतलब 2 लीटर्स तक की इसकी यूरिन आउटपुट हो सकती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी हमारी बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी होती है। मतलब ये हुआ कि जब हमारे बॉडी में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब हम लोग खूब पानी पी रहे हैं, अच्छे से पानी पी रहे हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन भी प्रॉपर है, तो हमारी बॉडी क्या है? हाइड्रेटेड है। और जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को वाटर की कम ज़रूरत होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का जो है पास आउट किया जाएगा। तो यूरिन उस टाइम पे क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा, मीन्स द ऑस्मोलरिटी। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से कि अगर जब बात करें ओवर हाइड्रेशन की, मतलब जब हमारी बॉडी में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओवर हाइड्रेशन। और ओवर हाइड्रेशन के टाइम पे जो यूरिन होगी वो होगी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा? हाइपोटोनिक मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वुड बी लेस। कंसंट्रेशन क्या होगा? लेस होगा। और इस कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम लोग मिली ऑस्मोमोल में, और वो कंसंट्रेशन होगी 50 मिली ऑस्मोमोल, राइट? क्या होगा? 50 मिली ऑस्मोमोल। अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन के टाइम पे, मतलब जब हमारी बॉडी में क्या होगी? वाटर की कमी होगी, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के टाइम पे बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा ज़रूरत होगी तो यूरिन क्या होगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक,
हाइपोटोनिक का मतलब यूरिन क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। यूरिन क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उससे वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। द कंसंट्रेशन वुड बी मोर हियर एंड दिस कंसंट्रेशन वुड बी अप टू 1200 मिली ऑस्मोमोल। ओके, तो ये इसकी कंसंट्रेशन हुई। अब अगर बात करें ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के टाइम पे, मतलब हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक, ये क्या होगी, एक तो ये हो गई दिस यूरिन वुड बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। एंड दिस यूरिन वुड बी कंसंट्रेटेड। क्यों कंसंट्रेटेड? बिकॉज the concentration of urine is more here, that is 1200 मिली osmomol, that is hypertonic in nature। अब अगर बात करें कि ये डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब एक टाइम पे यूरिन क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, और एक टाइम पे यूरिन क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है। तो इसी डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ द यूरिन इज taking place by the mechanism, by the system, and is known as counter current mechanism और counter current system। so हमने क्या देखा, this dilution and concentration, dilution and concentration of urine takes place by the mechanism is known as counter current मैकेनिज्म और सिस्टम। ओके, सिस्टम। अभी सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम में क्या है कि एक सिर्फ काउंटर करंट मैकेनिज्म अकेला नहीं है, और भी कुछ हार्मोन्स का रोल होता है जो इस कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए, अगर इस काउंटर करंट सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है वो देख लें। मतलब डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन किसके द्वारा होता है, तो ये डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन, सबसे पहला जो आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा था, उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने देखा था आपका, जैसे ये स्ट्रक्चर अगर है, राइट, ये स्ट्रक्चर किसका था, नॉर्मल नेफ्रॉन का था, जिसमें एक पार्ट तो था पीसीटी, उसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले कौन सा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब या काउंटर करंट सिस्टम यानी डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन जो होगा, ये इसी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो काउंटर करंट सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आता है, सब तो पहली पार्ट जो इसमें आएगी वो है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, दूसरी पार्ट आपकी कौन सी आएगी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसमें भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दो चीज होती है, एक होती है थिन पार्ट, इधर स्टार्टिंग वाली क्या होती है, ये थिन होती है, फिर ऊपर जाकर के ये थिक हो जाती है। तो पहली पार्ट क्या आएगी, थिन एंड थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, दूसरी क्या आएगी, पीसीटी, एंड चौथी क्या आती है आपका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ओके, एक तो ये चीज। अब दूसरा चीज इसमें ये देखिए कि जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोगों को बताया था, तो उसमें एक तो ये था आपका जो आर्टरी आ रहा था कुछ इस तरह से, और ये ऐसे करके इधर जा रहा था। ओके, तो ये जो आ रहा था इधर से वो था एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो जाने वाला था वो था इफरेंट आर्ट्रियोल। मीन्स ये हुआ कि जब हम लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में इफरेंट आर्ट्रियोल को देखे थे
तो वो एफरेंट आर्टियोल वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही थी और इस पैरेलल रन करने को हमने नाम दिया था वासा रेक्टा। जो पैरेलल पार्ट जो रन कर रही थी लूप ऑफ हेनले से, उसको हमने नाम दिया था वासा रेक्टा। तो कहीं ना कहीं इस काउंटर करंट सिस्टम में वासा रेक्टा का भी रोल होगा, वासा रेक्टा का भी रोल है। तो वासा रेक्टा, तो काउंटर करंट सिस्टम में जो आपका टोटल जो पार्ट इन्वॉल्व है ये 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट इन्वॉल्व है। और उस 5 पार्ट में से जो काउंटर करंट सिस्टम होती है, काउंटर करंट सिस्टम 2 पार्ट में मेनली होती है। अब उस 2 पार्ट में एक तो सबसे पहले हार्मोन का रोल है, रोल ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन है आपका ADH। तो रोल ऑफ ADH, और दूसरा जो है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिख के रखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। तो रोल ऑफ ADH एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दोनों मिलके क्या बनाता है काउंटर करंट सिस्टम। मीन्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन के लिए। अगर रोल ऑफ ADH की बात करें तो ADH वर्क करता है एक आपका PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। किस पे, PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे कौन काम कर रहा है, ADH। ADH का रोल है किसमें, PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। और बाकी जो 3 पार्ट है आपका ये एंड ये, इसमें किसका रोल है, दिस इज द पार्ट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, मीन्स अगर हम लोग कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन की बात करें तो उसमें एक तो ADH और दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म आता है। अब पहले हम लोग जो है ADH का रोल देख लेते हैं कि ADH कब और कैसे काम करता है। देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रोल ऑफ ADH। रोल ऑफ ADH, और ADH को हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मीन्स ये क्या करेगा, जो है आपका यूरिन फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, कि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तब ये ADH वर्क करेगा और ये ADH वाटर का रीएब्जॉर्ब कराएगा। किस पार्ट से, आपका PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा और वो रीएब्जॉर्ब करने के बाद फिर बॉडी को दे दिया जाएगा ताकि बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो ये कैसे काम करता है एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए जब बॉडी में क्या होती है, वाटर की डिफिशियंसी होती है, मीन्स लेस वाटर इन बॉडी, मीन्स बॉडी किस कंडीशन में है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है तब ये ADH रिलीज होगा, रिलीज ऑफ ADH। और ये ADH रिलीज होती है आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से। किससे, एंटेरियर पिट्यूटरी से। एंटेरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज होगा और ये ADH काम करेगा वर्क ऑन द PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और यहाँ से क्या कराएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। जब यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ और ये वाटर रीएब्जॉर्ब करने के बाद में बॉडी को दे दिया गया, मीन्स ऐसे कंडीशन में वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया गया PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, मीन्स वाटर क्या होगा, कंसंट्रेटेड, यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वुड बी concentrated in this condition and the role of the hormone that is ADH। अगर बात करें कि बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है, मतलब बॉडी के पास में ऑलरेडी वाटर है, तो ये सारा प्रोसेस
रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब वाटर ज़्यादा है बॉडी के पास में तो ADH की रिलीज कम हो जाएगी, ADH की रिलीज कम होगी तो वाटर भी जो है PCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कम एब्जॉर्ब होगा और यूरिन क्या हो जाएगा, उस टाइम पे यूरिन वुड बी डाइल्यूटेड। मतलब हमने क्या देख लिया, रोल ऑफ ADH इन द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, एक तो ये देख लिया। अब दूसरा हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसका क्या रोल है वो समझिए। उसको समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायग्राम के द्वारा पूरा समझाने वाले हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था काउंटर करंट मैकेनिज्म में किसका रोल है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था, एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मतलब ओवरऑल लूप ऑफ हेनले का रोल, और दूसरा मैंने आपको बताया था वासा रेक्टा का रोल। किसका रोल, वासा रेक्टा का। तो इधर हम लोग वासा रेक्टा को बना लेते हैं। वासा रेक्टा को बना लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने ये जो बनाया है, ये मैंने बनाया है आपका कौन सा पार्ट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये मैंने जो बनाया है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इस असेंडिंग लूप में एक तो थिन पार्ट और दूसरा आपका थिक पार्ट, ये दोनों आ जाएगा। दूसरा मैंने बनाया है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अब एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे भी दिक्कत नहीं हो। ये जो वासा रेक्टा मैंने बनाया है, देखिए यहाँ आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाली पार्ट है, और वासा रेक्टा को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि ये पहले असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाली पार्ट की तरफ आता है, फिर डाउन जाता है और फिर असेंड होता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है। ये पहले डिसेंड हो रही है फिर असेंड हो रही है। तो अगर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बात करेंगे तो कौन सी पार्ट वासा रेक्टा की आएगी, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा। दिस वन इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। सो यहाँ पे लिख लें, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। ओके, अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को सराउंड कौन सी पार्ट करती है, ये असेंड वाला पार्ट जो ऊपर जा रही है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज पैरेलल टू द असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। ओके, यहाँ पे असेंडिंग पार्ट को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल कौन सी रन कर रही थी, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द वासा रेक्टा, और यहाँ पे असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। ये चीज़ आपको ओवरऑल समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म में मेनली दो पार्ट होता है, और वो दो पार्ट क्या है, एक तो होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, काउंटर करंट एक्सचेंजर। ओके, दो पार्ट है, मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर। अब मल्टीप्लायर में जो मेनली रोल होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले का, लूप ऑफ हेनले का, चाहे वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो या थिक या थिन और थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो, तो वो किस में पार्ट लेता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। और वहीं पे एक्सचेंजर की बात करें तो उसमें रोल होता है वासा रेक्टा का।
अभी वो पूरा समझा देंगे कि क्या रोल होता है, कैसे काम करता है। तो एक्सचेंजर में वासा रेक्टा का रोल होता है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर मीन्स लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा का दोनों का रोल होता है, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम में लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा को बनाया है। और इसी डायग्राम में मैं पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो आप लोग आराम से देखिए, बहुत ही इजी है। और अब स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या होता है, देखिए अगर नॉर्मल मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बात करें तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, उसकी ऑस्मोलिटी होती है 300 मिली ओस्मोमोल। नॉर्मली स्टार्टिंग में कितना होती है, 300 मिली ओस्मोमोल होती है। तो यहाँ पे भी 300, पूरे पार्ट में 300 मिली ओस्मोमोल ही होती है। ओके, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए। मतलब जैसे जैसे हम डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएंगे तो मोर एंड मोर वाटर विल कम आउट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर वाटर। सो जैसे जैसे हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा। और जैसे जैसे वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा, इसका मतलब ये होगा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर जाएगा। वाटर बाहर जाएगा मतलब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और वो कंसंट्रेशन क्या होगा, वो कंसंट्रेशन जैसे 300 था पहले, तो 300 से 600 होगा, 600 से 900 होगा, और 900 से 1200 होगा। ये 300, 600, 900, 1200 मतलब वाटर कहाँ पे जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर की कमी होगी। कमी होने का मतलब क्या है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर बात करें हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल होता है किसके लिए, NaCl के लिए। दैट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर द सॉल्ट्स। किसके लिए परमेबल होता है, सॉल्ट्स के लिए। मतलब जैसे जैसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जाएंगे तो सॉल्ट्स के लिए परमेबल हो रहा है, मतलब सॉल्ट्स बाहर आ रहा है। अगर जहाँ से सॉल्ट्स बाहर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी तो यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोमोल तक पहुँचा था, तो वो धीरे धीरे फिर 900 से 600, 600 से 300 एंड 300 से 200 मिली ऑस्मोमोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स बाहर आ रहा है। सॉल्ट्स बाहर आ रहा है मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कहाँ होगी, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होगी। इसमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स यहाँ आ रहा है, सॉल्ट्स यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहाँ पे 300 थी तो 600, 600 थी तो 900, 900 थी तो 1200। अब देखिए टोटल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हुआ। टोटल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये हुआ कि एज वी गो डाउन इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम द concentration is increasing, means the concentration is multiplying from 300 to 600, 600 to 900, 900 to 1200। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर किसकी वजह से हो रहा है, लूप ऑफ हेनले की वजह से। क्यों, क्योंकि लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग पार्ट है वो वाटर के लिए परमेबल होती है। अगर वाटर के लिए परमेबल
परमिबल है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर आएगा मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और वहीं पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ से सॉल्ट्स बाहर आ रहा है। और जैसे ही सॉल्ट्स बाहर आ रहा है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन 300 से 600 से 900 से 1200 मतलब कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और ये पूरी प्रोसेस क्या एक ही स्टेप में या एक ही साइकिल में हो जाती है? तो जवाब आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो है आपकी टोटल 5 to 6 साइकिल में कंप्लीट होती है। कितने? 5 to 6 साइकिल में ये आपका 1200 मिली ओस्मोमोल का कंसंट्रेशन हमें अचीव होता है। अब आगे बात करते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर की। एक्सचेंजर में क्या होता है, जो वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर आया था वो वाटर आपका असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। किसके साथ में? जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर आया था वो असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए, ये वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में लाया गया था, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में लाने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, यानी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ था, रीअब्जॉर्ब होकर के बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और वो ट्रांसफ़र ब्लड वेसल्स के द्वारा होगा। और वो ब्लड वेसल्स जो है आर्ट्रियोल के फॉर्म में है, एफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट जो वासा रेक्टा आपका लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में रन करती है उसमें डाल दिया जाएगा, तो ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो इसलिए जो वाटर यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया था वो वासा रेक्टा में चला जाएगा। अब देखिए, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आया था वो असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के साथ में एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि ये इसके नज़दीक में है और पैरेलल भी है। सो दिस वाटर विल बी एक्सचेंज विद द असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। अगर वहीं पे बात करें NaCl की, तो NaCl बाहर आ रहा था आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और ये एक्सचेंज हो जाएगा आपका डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के साथ। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग वासा रेक्टा वो पैरेलल था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ में, और वो इसके नज़दीक में हुआ, तो इसलिए NaCl जो है यहाँ से जो बाहर आया था वो एक्सचेंज हो जाएगा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा के साथ। अब क्या हुआ देखिए, मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि द वाटर दैट कम्स इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ loop of Henle is exchanged with the ascending part of vasa recta, and the NaCl or salts that comes out from the ascending loop of Henle is exchanged with the descending part of the vasa recta, and this process of exchange is known as counter current exchanger। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर करंट एक्सचेंजर। बहुत ही सिंपल था। क्या सिंपल था कि एक तो वाटर बाहर आया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हुई, और यहाँ से सॉल्ट्स बाहर आया तो कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हुई। लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात करें तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। दैट इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एंड दिस काउंटर करंट मल्टीप्लायर टेक्स प्लेस in 5 to 6 cycle, not in a single cycle. Now if we talk about the counter current exchanger, that means the water that comes from the descending part of loop of Henle is exchanged with the ascending part of vasa recta, and vice versa for the NaCl or salts, and this is known as counter current exchanger। तो यही बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया टोटल? सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट का 800 मिली लीटर टू 2000 मिलीलीटर, मतलब 2 लीटर तक हो सकती है। और अगर एवरेज की बात करें तो 1.5 लीटर था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन का केस। ओवर हाइड्रेशन में क्या होगी? बॉडी के पास में वाटर ज़्यादा है तो यूरिन क्या होगी? डाइल्यूट होगी। और डिहाइड्रेशन के केस में वाटर के पास में बॉडी के पास में वाटर की कमी है तो यूरिन क्या होगी? कंसंट्रेटेड होगी। और उस
कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन के प्रोसेस को बनाने के लिए, यानी फॉर द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन वन मैकेनिज्म takes place. That mechanism is known as counter current mechanism, and in counter current mechanism we have two parts. The first one that we can see the role of the ADH, and the second is the counter current mechanism. ADH क्या कर रहा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन था, तो वो यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा था. ADH अगर जब सेक्रेट होता है तो ADH की जब डिफिशियंसी होगी तब यूरिन डाइल्यूट होगा. और दूसरा अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें, इसमें दो पार्ट था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर. मल्टीप्लायर में ये मल्टीप्लाई हो रहा था कंसंट्रेशन, एंड एक्सचेंजर में वो वासारेक्टा के साथ में एक्सचेंज हो रहा था. तो सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन and the role of counter current mechanism in it. I hope you guys have understood the whole topic. Thank you very much for watching. Stay connected for the next video. Thank you.